गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज थोड़ा दूसरा पीसी से मैं ज्वाइन किया हूं, तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर आपको आवाज़ ठीक से नहीं आती या कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डालते जाइए, कुछ शंका है तो। ठीक है, तो चरक विमान स्थान के 8वां अध्याय रोग भीषक द्वितीय अध्याय का हम 7वां सेशन आज देखने जा रहे हैं, और उसमें श्लोक क्रमांक 80 से आगे हमें विषय वस्तु देखनी है। इससे पहले के श्लोक में 79 नंबर का या 79 नंबर का जो वर्ष था, उसमें हमने देखा था कि दशविध परीक्ष विषय जो इसी अध्याय में हमने देखे हैं, उसके द्वारा परीक्षण करके ही चिकित्सक ने जो कार्य करना है यानी चिकित्सा कार्य करना है उसके लिए प्रवृत्त होना है, या अपना कर्म जो है चिकित्सा कर्म प्रारंभ करना है। अब जिसको सफलता इच्छुक है, सफलता मिलनी चाहिए, यश मिलना चाहिए, यानी अगर व्याधि है तो व्याधि का शमन होना या व्याधि से मुक्ति होना, यह हर एक चिकित्सक का प्रयोजन होता है या इच्छा होती है। कोई चिकित्सक ऐसा नहीं चाहता कि चिकित्सा में यश ना मिले। तो इसीलिए सभी चिकित्सकों ने ये दशविध परीक्षा विषय जो हमने पहले देखे हैं, कारण, करण, कार्य इत्यादि, इनसे सम्यक परीक्षा करने के बाद ही चिकित्सा कार्य प्रारंभ करना है। ये हमने 79 श्लोक में देखा था, और इसीलिए अत्यावश्यक ज्ञानपूर्वक कर्म है। उसी विषय को आगे रखते हुए कुछ शोधन संबंधी प्रश्न श्लोक क्रमांक 80 में पूछे गए हैं। तत्र चेत भीषक भीषक वा विषजम कश्चिदेवं खलु पृच्छेत वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानि इत्यादि। यानी चिकित्सक जो है वो तत्र चेत भीषक भीषक वा अभीषक वा, यानी चिकित्सक के मन में भी ये प्रश्न आते हैं, और चिकित्सक जो नहीं है यानी रुग्ण है, व्यक्ति है कोई सामान्य, उसके भी मन में ये प्रश्न आते हैं कि वमन विरेचन आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरो विरेचन। हमें ज्ञात है कि रक्तमोक्षण चरकाचार्य ने नहीं बताया है शोधन कर्म किया, वो सुश्रुताचार्य जी ने इंक्लूड किया है। आस्थापन और अनुवासन इकट्ठा बस्ती कर्म वहां पे वो बोलते हैं, और फिर शिरो विरेचन और रक्तमोक्षण सुश्रुताचार्य बताते हैं। अब यानी यहाँ पे रक्तमोक्षण छोड़ के आस्थापन और अनुवासन की स्वतंत्र गणना की है, और वो बताते हैं चिकित्सक को कितने प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा परीक्षा विषयों की परीक्षा करनी पड़ती है। कति विधया परीक्षया, यह पहला प्रश्न है। तो ये बोल्ड किया हुआ है, कति विधया परीक्षा, कितने प्रकार की परीक्षा शोधन कर्म के पूर्व करना आवश्यक होता है, ये पहला प्रश्न है। कति विधम एव परीक्षम, यानी परीक्षा विषयों की कौन कौन सी विशिष्ट परीक्षाएं करनी चाहिए। ठीक है, कश्चित परीक्षा विशेषः, उससे पहले प्रश्न पूछते हैं कौन कौन सी विशेष परीक्षाएं। तो ये तो है कति विधम परीक्षा, किस प्रकार से, कितनी प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। आगे प्रश्न है कथम च परीक्षितव्याः, यानी किस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, विशेष परीक्षा है, और किस प्रकार से, यानी परीक्षा विधि बताए। अभी ये परीक्षा का प्रयोजन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसका यानी परीक्षा करने के बाद क्या हासिल होता है, किस लिए करनी चाहिए। आगे है क्वच वमनादीनाम प्रवृत्ति ही, यानी वमनादि की प्रवृत्ति कहाँ होती है और कहाँ क्वच निवृत्ति ही, कहाँ नहीं होती, यानी सम्यक परीक्षा के विषय में है। अयोग, अतियोग, या फिर हम उसको सम्यक योग, इस विषय में है ये प्रश्न है। आगे प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोगे च किम नैष्ठिकम, यानी प्रवृत्ति यानी वमन होना, फॉर एग्जाम्पल निवृत्ति यानी वमन नहीं होना, इसका निश्चय
किन लक्षणों से करना चाहिए। लक्षण शब्द यहाँ पे है, देखिए किन लक्षणों का संयोग यानी वहां पे दिखते हैं तो हमने जानना है। कानि च वमनादीनां भेषजम द्रव्याणि उपयोगम गच्छन्ति इति। वमनादि में किन औषध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कानि च वमनादीनां भेषज द्रव्याणि उपयोग। तो इस प्रकार शोधन कर्म के विषय में ये श्लोक क्रमांक 80 में प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, वैद्य को तो आना ही है। और रुग्ण भी बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, हर कोई ये पूछता है कि मुझे कितना समय लगेगा, कितनी मुझे उल्टियाँ करनी पड़ेगी, या कितने दिन आना पड़ेगा सेंटर में, एडमिट रहना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सभी प्रश्न है आपके सामने। अब 81 क्रमांक श्लोक में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके समाधान करने के यहाँ पे प्रयास शर्काचार्य करते हैं। स एवं पृष्ठो यदि मोहितुम इच्छेद ब्रूयात एनम इत्यादि। तो ये जो प्रश्न करता है वो चिकित्सक हो सकता है या सामान्य व्यक्ति या रोगी हो सकता है। तो उसे क्या कहना चाहिए, ब्रूयाद एनम, उसे इस प्रकार से हमने समाधान उसका करना चाहिए। सबसे पहले बहुविधा ही परीक्षा, यहाँ पे क्या बताते हैं, अनेक प्रकार की परीक्षा, रोग परीक्षा है, रोगी परीक्षा है, ठीक है। बहुविधा यानी उसके प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परीक्षाएं अनेक होती हैं। और उन परीक्षा की विधि भी जो है विधि भेदा, यानी उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल एग्जाम पे एग्जामिनेशन करना चाहते हैं पर एब्डोमिन, ओके, तो उसकी भी अनेक अनेक परीक्षाएं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल क्लिनिकल, वहां पे डॉक्टर खुद स्वतः स्पर्श करके वहां पे काठिन्य या लाघव समझ सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन मेथड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सोनोग्राफी है उसकी मदद ले सकता है वगैरह। तो ऐसी उसकी विधि भी अलग अलग हो सकती है। आगे विधि भेद से यानी कारण भेद से भिन्न परीक्षाएं हो सकती है। फिर किस विधि भेद के कारण भेद से भिन्न परीक्षा विषय की संख्या भेद के विषय में जो प्रश्न पूछाए गए हैं, जैसे अनेक विध परीक्षा विधियां हैं, परीक्षा विषय भी अनेक है। तो किस परीक्षा विधि किस परीक्षा विषय के भेद के बारे में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, चिकित्सक हो या रोगी हो, उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए। उनको पहले आप जान लीजिए कि वो निश्चित क्या जानना चाहते हैं और उसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। जब तक आप इसे स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक उत्तर जो है वो समझ नहीं सकते, इसकी उन्हें कल्पना देनी चाहिए। और आगे इसका जो निश्चितीकरण जो है वो सापेक्ष है, किस एंगल से आप प्रश्न पूछ रहे हो तो उस एंगल से समाधान भी देना पड़ेगा। आगे वो बताते हैं, वा शब्द के बाद देखिए यहाँ पे, विधि भेद प्रकृति अंतरेण परीक्षस्य भिन्नस्य अभिलाषितम अर्थम श्रोतुम अहम अन्येन। इस पद्धति से दूसरे विधि भेद से भिन्न कारणों द्वारा किसी कारण द्वारा विभेदित परीक्षा विषय पृथक पृथक यहाँ पे कहा गया है। और इच्छा पूरे अयम इति, तो वो जो विषय स्पष्ट करने की इच्छा है उसको इतने विस्तार से आपका दृष्टिकोण जो है तब तक न जानूं तो कह नहीं पाऊंगा, इस प्रकार से ग्रंथकार वहां पे बताते हैं। अब चक्रपाणी दत्त उसकी मंत्रणा जो है बहुत अच्छे से करते हैं। वो सबसे पहले वो बताते हैं कि प्रश्नकर्ता जो है वो संध्याय संभाषा चाहता है या विग्रह संभाषा है, यह पहले आप जाने। चर्चा करने वाला जो है ये प्रश्न पूछ रहा है उसका दृष्टिकोण जानिए, वो स्वयं सचमुच लालसा, उसको जिज्ञासा है उस हेतु पूछ रहा है, या उसको कोई आपको पराजित करना है या आपको संकट में लाना है, या कुछ अन्य उसकी इच्छा है, ये प्रश्नकर्ता
भ्रमित तो नहीं करना है। इस प्रकार से आप उसको जानिए। सबसे पहले यदि मोहितुम इच्छेति, ये जो शब्द प्रयोग है उसकी व्याख्या यहाँ पे चक्रपाणि दत्त करते हैं। ये जो श्लोक शुरुआत होती है, अब यहाँ पे विधि भेद ऐसा शब्द आया, उसकी व्याख्या चक्रपाणि दत्त करते हैं। भेद शब्द जो है यहाँ पे प्रकार के अनुसार हमने लेना चाहिए। अगर कारण बदल जाए तो परीक्षा विषय जो है उसमें भी भेद अलग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शारीरज व्याधि है तो उसमें वात पित्त कफ जो बड़े उनकी परीक्षा की विधि अलग से होगी, या एक्सीडेंटल आगंतुक कोई कारण है तो उसकी परीक्षा की विधि अलग होगी। ठीक है। तो आगे फिर भेदाग्रम इति भेद परिमाणम, जैसे उन्माद के 5 प्रकार है, गहनी के 4 प्रकार है वगैरह, सब बातें चक्रपाणि दत्त जी स्पष्ट करते हैं। तो सम्यक असम्यक परीक्षा विधि आगे विस्तार से बताई है, उसको देखेंगे और आगे चलेंगे। ये बहुत विस्तार से व्याख्या है, हर एक सूत्र का स्पष्टीकरण देने का चक्रपाणि दत्त प्रयास करते। अब स यद उत्तरम ब्रूयात् तत् समीक्षा उत्तरम वाच्यम स्याद यथोक्तम च इत्यादि। तो ये जो 82 नंबर वर्ष है, वही से हमें ज्ञात होता है कि जिस उत्तर को आप कह रहे हैं उसको सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो उसको अच्छे से समीक्षा करें, उसका अवलोकन करें और फिर ही बोलना चाहिए। ये बहुत मैं सिर्फ मेडिको लीगल एस्पेक्ट से नहीं कह रहा हूं, ये भ्रमित नहीं होना चाहिए रुग्ण, ये मूल प्रयोजन है। अगर रुग्ण भ्रमित नहीं होता है तो ही वो चिकित्सा आपसे करवाएगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे प्रश्न रुग्ण के मन में होते हैं। नव चिकित्सक है या एक्सपीरियंस चिकित्सक भी है, उसके भी मन में होते हैं। इसलिए जो बोलने वाला है, शंका निरसन करने वाला है, स्पष्टीकरण देने वाला है, उसने समीक्षा करके ही बोलना चाहिए। ठीक है। और फिर स्याद यथोक्तम च प्रतिवचन विधिम अवेक्ष सम्य, उसका विचार करके ही आपको उत्तर देना चाहिए। यदि तू ब्रूयात न च एनम मोहितुम इच्छेत प्राप्तम तु वचन कालम मन्ये, यानी यहाँ पे उचित काल में यदि प्रतिपक्षी जो है, जानने वाला इच्छा यहाँ पे हमने समझना चाहिए, वह उचित रूप से आपको उत्तर देता है तो आप उसको बिल्कुल सरलता से उसको जवाब देना चाहिए। उसको घुमा फिरा के बात नहीं करे, उसको मूर्ख बनाने का प्रयास ना करे। ठीक है। आगे उचित काल में उचित उत्तर देना चाहिए। प्राप्तम तु वचन कालम मन्ये, यानी जैसे अगर आप उसको आभ्यंतर स्नेह दे रहे हैं वमन करवाने के लिए, और वो प्रश्न पूछता है कि आप उसको परीक्षण, मल परीक्षा वगैरह या फिर भोजन का समय आपको कब आपको भूख लगती है, वो ठीक से नहीं जान पाता, तो उसको भूख लगने के लक्षण क्या है वो पहले स्पष्ट करने चाहिए और फिर वह प्रयास करना चाहिए। यानी उचित काल में उचित उत्तर देना है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। इस प्रकार संपूर्ण विषयों का प्रतिपादन कैसा करना चाहिए, वह चक्रपाणि दत्त आप्तम एव इथा एव इति अर्थः। तो ये जो आपने कथन करना है वो किस प्रकार से करना है, तो चक्रपाणि दत्त हमने आपकी व्याख्या बहुत विस्तार से प्रथम वर्ष में समझी है। तो वह बताते हैं कि आप उसके आप्त हो, स्वकीय हो, उसका हितेच्छी हो, यानी संभाषा विषय रखते हुए आप्त की तरह आपने यथार्थ उसको वर्णन करना है, क्योंकि वो आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर है। उसका संपूर्ण शरीर आरोग्य की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो यह समझ के आपने वो सद हेतु से अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसके सभी जवाब यथा काल यथा उचित समय आपने देना आवश्यक है।
अभी आपके सामने, आप अगर पीपीटी देख रहे हैं ठीक से, नहीं देख रहे तो देख ले एक बार। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये हमें व्यवच्छेदक निदान, रोग निदान विकृति विज्ञान विषय में आप विस्तार से देखे हैं। फिर भी आपको समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पीपीटी रेडीमेड लिया। अब देखिए, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर व्यक्ति को कोई असहज महसूस होता है, वेदना है, तो वहां पर क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है? तो लीवर से रिलेटेड हो सकती है जैसे हेपेटाइटिस, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो सकती है जैसे गॉल स्टोन्स, या फिर और कुछ भी पैथोलॉजी वहां पे हो सकती है जैसे कैंसर या मैलिग्नेंस से रिलेटेड विथ लीवर, या फिर निमोनिया भी, क्योंकि लोअर लोब वहां तक आए हुए होते हैं राइट साइड के, तो लंग पैथोलॉजी भी हो सकती है जैसे निमोनिया का कोई पैच हो सकता है, उसमें भी पेन होता है। विशेषतः सांस जब रुग्ण लेता है उस वक्त वो पेन बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है, ये बहुत सारी सभी एग्जांपल्स मैं नहीं लूंगा। तो ये जो 9 रीजन है एब्डोमेन के, उसके अनुसार आपको जाना पड़ता है। कभी प्रत्यक्ष परीक्षा करनी पड़ती है, कभी अप्रत्यक्ष परीक्षा करनी पड़ती है। उससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो द्विधातु खरीव परीक्षा ज्ञानवता, तो मुख्य जो परीक्षा है वह ज्ञानवान व्यक्ति के लिए द्विविध है, 2 प्रकार की है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ज्ञानवान विद्वान कुशल चिकित्सक के लिए 2 परीक्षाएं मुख्य है, वह है प्रत्यक्ष और अनुमान। अब देखिए, वही वो जोड़ देते हैं चरक मीमांसा 8वें अध्याय में ही। वैसे तो परीक्षा की संख्या, टोटल परीक्षा 5 प्रकार की चरकाचार्य स्वयं बताते हैं, और युक्ति प्रमाण या युक्ति परीक्षा को ऐड करके वो स्वयं दर्शनकार भी हो जाते हैं, क्योंकि युक्ति परीक्षा अन्य दर्शनकारों ने नहीं बताई है, विद्वानों ने नहीं बताई। अब इन 2 परीक्षाओं में एतद् द्वयम उपदेशश्च परीक्षा स्यात्, एषामेव एवं ऐसा द्विविधा परीक्षा त्रिविधा व सह उपदेश है। तो यही द्विविध परीक्षा है, वो उपदेश के साथ यानी उपमान प्रमाण के साथ वो त्रिविध हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे यथार्थम उत्तर पूर्व प्रश्नेषु यथा क्रमेण आह द्विविधम, ओके, द्विविधा तु इत्यादि। अब देखिए, चक्रपाणी दत्त बताते हैं कि सबसे पहले जो प्रश्नों की श्रृंखला हमने देखी है श्लोक क्रमांक 81 में, उसको क्रमशः यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास चल रहा है। अभी पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न है क्रमशः उनका विवेचन देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? परीक्षा कथि विधा, तो परीक्षा कितने प्रकार की होती है, ये जो श्लोक क्रमांक 81 में प्रश्न था, उसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 1 का यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। तो द्विविधा और उपदेश के साथ वो त्रिविधा हो जाती है। तो ये प्रश्न का उत्तर। अब आगे जाएंगे। तो 2 टाइप्स एंड अलोंग विद उपदेश, दैट इज ऑथोरेटिव इंस्ट्रक्शन, नॉट उपमान, आई शुड से आगम प्रमाण। मैंने गलती से थोड़ी देर पहले उसको उपमान बताया, वो उपमान नहीं, सॉरी, उपदेश यानी आगम प्रमाण, आप्त प्रमाण। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए दशविधम तु परीक्ष कारणादि यद उक्तम आग्रे तद इहम भिषगादिषु संसार्य इत्यादि। तो ये कारणादि भेद से फिर परीक्ष विषय कितने होते हैं, ये जो प्रश्न है दूसरा, उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है, वो है 10। कारण के अनुसार या कारण भेद के अनुसार परीक्ष विषय कितने हैं? तो 10 है। और वह यहाँ पे यह कार्य प्राप्त कारणम भिष करणम पुनः भेषजम कार्य योनि धातु वैषम्यम कार्यम धातु साम्यम कार्य फलम सुखवाप्ति या सुखवाप्ति ही अनुबंधा खलु आयु देशो भूमि आतुरश्च काला पुनः संवत्सरश्च आतुरावस्था च इत्यादि। तो यहाँ पे बिल्कुल संक्षेप में ये जो दशविध परीक्ष विषय है, आपको पुनरुक्ति लगेगी, लेकिन पुनरुक्ति उद्देश्य वह नहीं है। वहां पे बिल्कुल प्रसंग वशात कारण भेद से
वो किस प्रकार की परीक्षा होती है वो बता रहे हैं। अब सबसे पहले कारण क्या है, कारण कौन है, तो यहाँ पे भीषक यह कारण बताते हैं। सबसे पहली परीक्षा वह बताते हैं का, यहाँ पे तो घटक परीक्षा नहीं बननी चाहिए, किन किन परीक्षा विषय है ये, तो कारण ये परीक्षा विषय है। उसके बाद करण, करण क्या है, तो औषध साधन। फिर कार्य योनि, तो क्या है, धातु वैषम्य। कार्य क्या है, धातु साम्य, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, तो धातु साम्य करना है। अब धातु शब्द का अर्थ मैं नहीं समझाऊंगा, धारणा धातुवः दोष धातु मल सभी आ जाएंगे। कार्यफलम सुखावाप्ति, कार्यफल क्या है, सुख की प्राप्ति होना। उससे पहले हमने कार्य क्या है तो देखा, कार्यफल सुख की प्राप्ति। अब सुख क्या है, तो जब आरोग्य रुग्ण प्राप्त करेगा, व्यक्ति प्राप्त करेगा, अपने आप वह सुख प्राप्त। और क्या होगा, तो चिकित्सक के लिए यश प्राप्ति होगी, और उसको यश चारों ओर फैल जाएगा, और फलाना वैद्य या डॉक्टर बहुत अच्छी लीवर ट्रीटमेंट करता है वगैरह, ये भी उसका कार्यफल होगा, और उससे अनेकानेक रोगी जुड़ जाएंगे। आगे है अनुबंध, तो अनुबंध क्या है, धातु साम्य हुआ, फिर धातु साम्य क्या, सुखा प्राप्ति हुई, इससे क्या हुआ, तो आयु दीर्घायु वह व्यक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है। आगे देश, देश है जो स्थान के लिए शब्द है, और वो भूमि देश और आतुर देश, यानी किस स्थान पे रोगी रहता था, या किस स्थान में जाने के बाद लक्षण बढ़ते हैं, या फिर किस विशेष शरीर में या शरीर के किसी विशेष स्थान में वो लक्षण है वगैरह वगैरह। आगे काल, तो पुनः या इस जगह पे संवत्सर इत्यादि, और यहाँ पे दो प्रकार काल के बताते हैं, दो प्रकार से उसका विचार करना चाहिए। एक तो संवत्सर है, दूसरा आतुर अवस्था, यानी आत्ययिक अवस्था है या चिरकालीन अवस्था है। जैसे तमक श्वास में होती है, श्वास वेग गति इतनी बढ़ती है कि रुग्ण लेट भी नहीं पाता, रात को भी पूरी पूरी रात वो बैठ के रहता है, तो आसन्ना लभते सौख्यम। तो इस प्रकार से वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं तमक श्वास के, आप रोग निदान विषय में सीखे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो उपशय होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उस रोगी को तकलीफ होती है, उससे चिरकालीन अवस्था कहते हैं। अब संवत्सर क्या है, तो ये फिर संवत्सर आयन में, फिर पक्ष मास में, फिर पक्ष में, फिर दिन रात वगैरह, इस पद्धति से वो काल मापन हम देख चुके हैं। आगे प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति क्या है, तो चिकित्सा प्रति कर्म समारंभा, साक्षात प्लान ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट उस व्याधि का निश्चित होने के बाद स्टेप वाइज उसकी ट्रीटमेंट करना, उस कार्य को प्रारंभ करना ही प्रवृत्ति है। और 10वां है उपाय, उपाय कौन सा है, तो भीषगादीनाम सौष्ठवम अभिविधानम, तो कर्ता यानी वैद्य है, आयुर्वेद चिकित्सक है, करण यानी औषध है, या फिर कार्य योनि धातुओं का वैषम्य है, इनको अच्छे प्रकार कार्य करने के लिए जो तत्परता होती है, उनका सौष्ठवत्व यानी श्रेष्ठत्व, उनमें अच्छे गुण के साथ ये कार्य करना, उसके प्रति तत्पर रहना, कार्य करने की तत्परता, इन 3 घटकों की विशेषता बताई है। उसमें कारण, दूसरा करण, और तीसरी कार्य, तो इनके प्रति सौष्ठवत्व यही उपाय है। अब इनकी इह अपि अस्य उपायस्य विषयाः पूर्वेन एव उपाय विशेषेण व्याख्यातः, तो ग्रंथकार स्वयं कह रहे थे कि इन 10 घटकों का विस्तार इसके पूर्व भी हुआ है। तो फिर से इन प्रश्नों के अनुषंग से यहाँ पे उसको उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न श्लोक क्रमांक 79 में पूछे गए। चलिए आगे चलते हैं। तो चक्रपाणि दत्त की व्याख्या विस्तार से है, वह बताते हैं आरोग्य क्या है, तो सुख सौज्ञकम आरोग्यम, यहाँ आप देख सकते हैं सूत्र स्थान। तो आरोग्य प्राप्ति करना यह हमारा विशेषतः का सुख कार्य फल है आरोग्य। तो सुख प्राप्ति क्या है, तो सुख सौज्ञकम आरोग्यम, तो आरोग्य ही सुख सौज्ञक है। आगे अनुबंध आयु बताते हैं, तो आयुश्च अनुबंध फल स्वरूपम
यद्यपि अत्र रोगीगतम न वैद्यगतम, इस प्रकार से वह अनुबंध को बताते हैं। एनीवे, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, समय मर्यादा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। श्लोक क्रमांक 84। अब दशविधम परीक्षम कारणादि यदुक्तम, ये हमने देख चुके हैं। अब यहां से थोड़ी श्लोक संख्या देखिए आप। तस्य यो यो विशेषो यथा यथा च परीक्षितव्या। अब यहाँ पे 85 नंबर में वो स्पष्ट करते हैं कि उन, यानी इससे पहले जो दशविध परीक्षा या दशविध परीक्ष विषय एक्चुअली देखे, उनके भेद यथा यथा च परीक्षितव्या स तथा तथा व्याख्यास्यते। उनके जो 10 देखे हमने, कारण करण वगैरह, उनका अभी विस्तार, तस्य परीक्षा कारणम भीषक इति उत्तम आग्रह, उन 10 घटकों की, परीक्षा विषयों की स्वतंत्र व्याख्या अभी आगे की जा रही है, उसका विस्तार किया जा रहा है। उससे सबसे पहले है कारण। तो कारण क्या है? इन 10 में से सबसे पहले है कारण। तो कारणम भीषक उत्तम, कारणम भीषक इति उत्तम अग्रे। कारण क्या है? तो भीषक है, यानी करता है, चिकित्सक है। उसकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए, अभी उसके आगे, इससे पहले उसका कुछ वर्णन आ गया है, लेकिन यहाँ में प्रसंग वशात उसकी परीक्षा, यानी भीषक की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, तो वो बताते हैं। तो सबसे पहले भीषक नाम यो भिषज्जति। तो इसे भीषक कहते हैं, इसे वैद्य कहते हैं। तो यो भिषज्जति, यानी जो रोग को दूर करता है। ठीक है। अब देखिए, यह सूत्र अर्थ प्रयोग कुशलाः यस्य च आयुः सर्वथा विदितम यथावत। तो और क्या भीषक के लक्षण होने चाहिए? भीषक कैसा होना चाहिए? जो आयुर्वेद को जानता है। सूत्रार्थ प्रयोग कुशलाः, तो आयुर्वेद में जो सूत्र, चरक संहिता हो या अन्य संहिताएं हो, उनके सूत्रों का अर्थ तथा न केवल अर्थ, मीन्स केवल वो उसका कॉग्निटिव डोमेन ठीक नहीं है, लेकिन प्रयोग कुशलाः, उसका इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाइड, उसको कैसे इफेक्टिवली लागू करना है, किस स्थिति में लागू करना है, वो भी वो जानता है। और वहां पे यस्य च आयु सर्वथा विधम, आयु के बारे में, यानी जो लाइफ है उसके बारे में जो कुछ भी आवश्यक घटक है, उन सभी को जानते हैं। ऐसे भीषक या ऐसा वैद्य, ऐसा चिकित्सक वह यहाँ पे होना चाहिए। आगे वो बताते हैं सच सर्वधातु साम्यम। इसको मैं आपको कथन करता हूं। वह सभी धातुओं की साम्य रखने की इच्छा करता है। तो चिकित्सक, उसको इच्छा होती है। गुणवान वस्तुओं में गुणों के द्वारा कार्य की उत्पत्ति को देखते हुए यह वह खुद वो परीक्षा करता है। समर्थो न वयति, यानी मैं इस रोग की, ए समझो एक्स रोग की, या समझो लिवर सिरोसिस व्याधि की मैं चिकित्सा करने जा रहा हूं, उसमें मैं समर्थ हूं या नहीं हूं, वह सबसे पहले वो परीक्षा करता है। और जिस चिकित्सक में ये इच्छा होती है, वो सेल्फ एनालिसिस करता है, तो वो कभी भी, यानी असाध्यता बताते हुए, अगर स्थिति है असाध्यता की, वो बताते हुए रुग्ण के क्लोज रिलेटिव को, निकटवर्तियों को, और फिर आगे बढ़ता है। यही श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता चिकित्सक की बताता है। और वह धातु साम्य उत्पन्न करने में समर्थ रहता है। और फिर ये जो हमने चिकित्सा चतुष्पाद के अपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में श्लोक कंठस्थ किए हैं, ओके, वो उसमें क्या गुण लक्षण बताए हैं, कैसा होना चाहिए,
वैद्य कैसा होना चाहिए, चिकित्सक कैसा होना चाहिए, भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पात चतुष्टयम, उसमें भिषक जो है वो कैसा होना चाहिए, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचर भिषक। ये हमने अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में देखा है, तो ये चरकाचार्य जी की भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पर्यवदात श्रुतता, यानी शास्त्रों को वह कैसे जानता है, परिष्कृत ज्ञान वह जानता है। पर्यवदात श्रुतता यानी बहुत विस्तार से जिन्होंने शास्त्रों का श्रवण अध्ययन अध्यापन किया है। आगे है परिदृष्ट कर्मता, यानी अनेक कर्मों को अनेक बार देखा है। और हम देखते हैं कि कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के हॉस्पिटल में 2 वमन भी नहीं देखे और वह वमन देने बैठ जाता है तुरंत, 5.5 साल का कोर्स कंप्लीट किए। तो खुद ने पहले स्नेहन सीखना चाहिए, अनेकों बार स्नेहन करना चाहिए, संवेदन करना चाहिए, आभ्यंतर स्नेह के क्या सम्यक लक्षण है इनको जानना चाहिए, प्रत्यक्ष रुग्ण में देखना चाहिए, अंडर ऑब्जर्वेशन हैंडल करना चाहिए, फिर इंडिपेंडेंटली हैंडल करना चाहिए अनेकों बार। और वह दृष्ट कर्मता अपेक्षित है यहाँ पे। ठीक है, केवल देखना यूट्यूब पे हो या सिर्फ वहां पे कोने में खड़े रह के हॉस्पिटल में या जहां हम किसी चिकित्सक के पास ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, ये परिदृष्ट कर्मता नहीं। तीसरा है दाक्ष, तो वह कैसे होना चाहिए, तो दाक्ष का अर्थ किसी जगह पे पाठ्य पुस्तकों में कुशल भी किया है, मेरे ख्याल से दक्ष, अलर्ट होना चाहिए वह। ओके, तो आगे देखेंगे शौच, वो स्वच्छ, वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी दृष्टि से स्वच्छ होना चाहिए। आगे है जित हस्तता, यानी वो इतनी बार वो कर्म को किया चुका होता है या उस व्याधि को हैंडल किया होता है, उसका एक्सपीरियंस इस पद्धति से होता है या प्रामाणिकता से वो कर्म करता है, कार्य करता है, तो उसमें जित हस्तता यानी सफलता उसको आती है। आगे है ये क्या हुआ, 2 3 4 5 उपकरणवत्ता, छठा बताते हैं उपकरणवत्ता, उपकरणवान होना चाहिए, यानी जो भी सामग्री है वह उसके पास होनी चाहिए। वो औषध की सामग्री है, ठीक है, वो उपकरणों की सामग्री है, जैसे प्रदमन नस्य करना है तो प्रदमन नस्य का यंत्र उसके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसको षडबिंदु तेल उसको इस्तेमाल करना है तो वो षडबिंदु तेल उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो भी है। आगे है सर्वेंद्रिय उपपन्नता, यह 7वां है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हम विषय का ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, उनके द्वारा हम अर्थ ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो वो आवश्यक है। वह रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, औषधों की परीक्षा, कौन सा औषध लेना है नहीं लेना है, वो ठीक से तैयार हुआ है नहीं हुआ है। जैसे हमने तेल के गुणधर्म देखे हैं, तेल सिद्धि के स्नेह पाक विधि में, तो वहां पे क्या होता है, तो गंध वर्ण रसोत्पत्ति, तो जब तैल सिद्ध होता है तो उसको गंध आता है, वर्ण आता है, रस उसमें विशिष्ट उत्पन्न होते हैं औषधियों के जिससे सिद्ध किया है। तो ये सभी जानने के लिए इंद्रिय उपपन्नता आवश्यक है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया। 8वां है प्रकृतिज्ञता, तो ये आतुर की प्रकृति उसका ज्ञान होना चाहिए। वो द्वंद्व या द्विदोषज प्रकृति है, एक दोष का प्रभाव है या सान्निपातिक प्रकृति है इत्यादि। प्रतिपत्तिज्ञता यानी वो जो दृष्ट कर्मता, उन्होंने जो स्किल हासिल किया है उसका एग्जीक्यूशन, उपक्रम विविध जो है, वो वातस्य उपक्रम, पित्त उपक्रम इत्यादि भी आता है, और फिर चिकित्सा उपक्रम के लिए भी ये शब्द आया है, यानी जैसे शोधन या शमन, वो सभी बातें उसको आनी चाहिए। तो इन विषयों को ध्यान में।
वहां पे वाग्भटाचार्य संक्षेप में बताते हैं दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ और दृष्टकर्मा शिचर भिषक, और यहाँ पे 1 से लेके 9 ये भिषक की परीक्षा, भिषक के लक्षण, वैद्य के लक्षण, चिकित्सक के लक्षण यहाँ पे बताते हैं आचार्य चरक जी। तो ये विस्तार से टीका यहाँ पे बताते हैं, जिसका लगभग हमने अर्थ देख चुके हैं, और उसका कुछ विशेष है तो हम जानते हैं। भिषज्जति ऐसा शब्द प्रयोग जो किया है, तो उस भिषज्जति शब्द का अर्थ भिषज्जति चिकित्सति, चिकित्सति। तो ये जो इससे पूर्व का हमने देखा था, मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली व्याख्या यहाँ पे देखिए, भिषग नाम यो भिषक, ये जो शब्द है भिषग नाम यो भिषज्जति, तो उसकी टीका यहाँ पे चक्रपाणी दत्त बोल रहे हैं कि भिषज्जति शब्द से हमने क्या अर्थ लेना है, तो भिषज्जति शब्द से हमने अर्थ लेना है चिकित्सति। तो और एक शब्द प्रयोग वहां पे आता है कि सर्वथा विदितम यथावत, जो आयु को सर्व प्रकार से जानता है। तो यानी क्या, हित अहित सुख दुख, ये 4 जो प्रकार, हितकर आयु अहितकर आयु इत्यादि 4 प्रकार हमने देखे हैं, प्रथम वर्ष में भी हमने इसको देखा है। तो ये इस प्रकार के चारों प्रकार के आयु को जानने वाला, इस प्रकार से चक्रपाणी दत्त उसका विस्तार करते हैं और स्पष्ट करते हैं विषय को। तो आज हम यही रुकते हैं, आगे के जो विषय वस्तु है उसको हम विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपकी आशंकाएं हैं तो दोबारा इसी लिंक को आप जुड़िए, इस व्याख्यान को हम यही रोकते हैं। ओके, सो इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज ज्वाइन अगेन। अगर नहीं भी है आपको प्रश्न, तो बाकी विद्यार्थी क्या पूछते हैं वो थोड़ा